नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं झारखंड CGL के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, उसका मैं एक सीरीज चला रहा हूं। दोस्तों, यहां पर इस सीरीज का ये 5वां वीडियो है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो भी क्वेश्चन लिए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, उसी को मैंने यहाँ पर लिया है। और दोस्तों, इस वीडियो से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसको आप लोग सीखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है और ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग देखेंगे और आपको अगर तरीका सही नहीं पता है तो आप लोग क्या करेंगे, जितना भी यहाँ पर फ्रैक्शन दिया हुआ है सभी को आप लोग भाग करेंगे, ठीक है। भाग करके जो भी आपका सबसे छोटा होगा भागफल, उसका वो आपका आंसर टिक करेंगे। यानी कि इसमें आप काफी ज्यादा समय लगेगा आपका। लेकिन यहाँ पर देखिए, इसमें एक ट्रिक छुपा हुआ है। क्या है ट्रिक, वो देखिए। जैसे देखिए दोस्तों, 11/12 है, ठीक है। तो हम लोग इसमें हर में से अंश को घटाएंगे, यानी हर और अंश का जो अंतर है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ भी देखिए 13/14 है, ठीक है। इसमें भी देखिए अंश और हर का जो अंतर आ रहा है वो 1 आ रहा है। फिर देखिए आगे क्या है, आगे है 12/13। इसमें भी देखिए अंश और हर का जो अंतर है वो 1 आ रहा है। तो ऐसा भिन्न, वैसा भिन्न जिसमें हर और अंश का या अंश और हर का जो अंतर है वो सेम आ जाए। जैसे देखिए, अंश और हर का अंतर इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में जिसका अंश सबसे बड़ा हो, जिसका अंश सबसे बड़ा हो वह सबसे बड़ी भिन्न होती है, और जिसका अंश सबसे छोटा हो वह भिन्न सबसे छोटा भिन्न होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे x/y है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि इसमें अंश कौन सा होता है और हर कौन सा होता है। तो ये ऊपर वाला जो है दोस्तों, इसको बोलते हैं अंश, ठीक है, और नीचे वाला को बोलते हैं हर, ठीक है। बट्टा के ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। और जिसमें अंश और हर का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो अगर भिन्न में बराबर हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, जैसे यहाँ पर देखिए कि ये जो भिन्न है इसका अंश जो है सबसे बड़ा है, यहाँ पर 19 अंश है, ठीक है। तो यह भिन्न जो है सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और जो भिन्न का अंश सबसे छोटा हो, जैसे देखिए यहाँ पर 11 सबसे छोटा है, तो यहाँ पर सबसे छोटा भिन्न कौन सा हो जाएगा, 11/12। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने 1000 किलोग्राम चावल खरीद कर उसका एक भाग 10% के लाभ पर और शेष भाग 20% की हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसे 11% की हानि होती है। चावल की कितनी मात्रा 20% की हानि पर बेची गई है। अब देखिए, मान लीजिए कि 1000 किलोग्राम चावल का दाम उसका कितना था, 1000 रुपया था, ठीक है। तो उसको देखिए फाइनल जो है 11% की हानि होती है, यानी कि वो कितना में बेचता है, 1000 के चावल को कितना में बेचता है, तो 11% हानि, यानी कि कितना में बेचता है, 89/100 में बेचता है। ये 0000 कटेगा, यानी 890 रुपया में फाइनल उसका बिकता कितना में है, 890 रुपया में। या 1000 किलोग्राम का चावल खरीदा और उसको बिका कितना में, 1000 चावल खरीदा और उसको बिका कितना में, 890 रुपये में, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि एक भाग जो है 10% के लाभ पर बेचा जाता है और जो है शेष भाग 20% की हानि पर बेची जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को थोड़ा सा क्या सोचना रहता है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको थोड़ा सा सोचना रहता है कि जो हमको पूछा जा रहा है, जैसे 20% की हानि पर पूछा जा रहा है, अगर उसको x मान लेंगे तो यहाँ पर आपका काफी आसान हो जाएगा सॉल्व करने में, कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि x भाग है उसको 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 20% हानि पर बेच रहा है, तो ये हो जाएगा 80/100, ठीक है। x भाग को 1000 किलोग्राम में से x भाग को 20% की हानि पर बेचता है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, x × 80/100 अब प्लस
ठीक है। अब कितना भाग बच गया, x भाग जो है दोस्तों ये बेच दिया तो बचा कितना, 1000 माइनस एक्स। तो 1000 माइनस एक्स भाग जो है इसको 10% लाभ पर बेचा जाए। 10% लाभ का मतलब हो गया 110/100। ठीक है। ये दोनों मिला करके फाइनली उसको 890 रुपया में विक्रय मूल्य होता है। तो 890 रुपया यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा था कि एक दुकानदार ने 1000 किलोग्राम चावल खरीदकर उसका एक भाग 10% के लाभ पर बेचा। ठीक है। देखिए एक भाग यानी कि मान लीजिए कि उसका जो x भाग है वो 20% की हानि पर बेचा जाता है। देखिए x भाग है ये 20% हानि पर बेचा गया है, और जो बच गया भाग यानी 1000 माइनस एक्स भाग बच गया तो ये बेचा गया कितना, 10% के लाभ पर, और दोनों मिला करके फाइनली उसको 890 रुपया में बिकता है, जो कि हमने पहले ही यहाँ पर निकाल लिया था। ठीक है। अब आगे देखिए दोनों को सॉल्व करेंगे। कैसे होगा, यहाँ कट जाएगा, ये ऊपर 4 और नीचे 5, यानी 4x/5 बराबर हो जाए, सॉरी प्लस हो जाएगा कितना। अब इसको देखिए दोस्तों, इसको अगर हम लोग गुना करेंगे अलग अलग तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ऊपर वाला 1100, गुना करके देखिएगा 1100 और माइनस 11x/10 बराबर 890। अब देखिए ये जो है 4x/5 और 11x/10 इसमें घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस 3x/10 प्लस 1100 बराबर 890। ठीक है। यहां से आगे बढ़ाइएगा तो 3x/10 बराबर हो जाएगा कितना, 210। ये कट जाएगा कितना बार में, 70 बार में। x बराबर हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो 700। ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ आपको, अगर दिक्कत हुआ समझने में तो देखिए। कह रहा था दोस्तों इसमें कि एक दुकानदार ने 1000 किलोग्राम चावल खरीदकर उसका एक भाग 10% के लाभ पर और शेष भाग 20% की हानि पर बेच दिया। अब हम लोग यहाँ पर जो 10% लाभ पर बेचा उसको भी x मान सकते थे, लेकिन हमको जो पूछा जा रहा है उसको x मानेंगे तो हमको थोड़ा सा आसानी होगा सॉल्यूशन करने में। इसके लिए हमने 20% हानि वाला को x माना। ठीक है। तो ये हो जाएगा x 20% हानि पर बेचा जाता है x भाग को, तो शेष भाग कितना हो गया 1000 माइनस एक्स। तो इसको 10% लाभ पर बेचा गया और दोनों मिलाकर के विक्रय मूल्य जो था वो 890 आया था। ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं। अब इसको सॉल्व करना है, कुछ भी करना नहीं है। सॉल्व करके यहाँ पर x का मान निकाला, कितना आ गया 700, यानी कि जो 20% यहाँ पर देखिए 20% हानि पर बेचा गया है वो कितना बेचा गया है 700 किलोग्राम को। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है x² प्लस 8y² माइनस 12y माइनस 4xy प्लस 9 बराबर 0 है। तो 7x माइनस 8y का मान आपको निकालना है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर खोजते हैं कि x प्लस वाई या x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला टर्म कहाँ मिलेगा। देखिए यहाँ पर देखिएगा आपको मिल जाएगा x² अब प्लस 8y², इसको लिख सकते हैं 4y² प्लस 4y² लिख सकते हैं इसको। ठीक है। इसको दो भाग में बांट दिया, जो 8y² है इसको दो भाग में बांट दिया। कौन सा 4y² प्लस 4y²। ठीक है। दो भागों में बांट दिया तो यहाँ पर 4y², 8y² का 4y² हो गया। अब देखिए माइनस क्या हो जाएगा 4xy। अब देखिए दोस्तों ये जो आपका टर्म आया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या है x² प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 2y। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर फिर प्लस करेंगे, ये टर्म हमने लिख दिया, इसका आधा लिख दिया तो इसका आधा बच गया, तो 4y² बच गया इसमें से, क्योंकि एक हमने यहाँ लिख लिया और एक ये जो बचा हुआ था उसको हमने यहाँ लिखा। ठीक है। अब देखिए ये 12y है तो माइनस 12y और प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए अब दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए, जो था यहाँ पर उसी को हमने थोड़ा सा तोड़ करके सजा करके लिखा है। अब देखिए दोस्तों
कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2y। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आपको समझने में। प्लस इसको लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 3 लिख सकते हैं इसको, अब प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में आपको। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स माइनस 2y का ये होल स्क्वायर हो गया। अब प्लस, ठीक है, प्लस ये देखिए 2y माइनस 3, 2y माइनस 3 का ये होल स्क्वायर हो गया बराबर 0। अब देखिए अगर दो स्क्वायर के फॉर्म में है, दो टर्म है स्क्वायर के फॉर्म में है और बराबर 0 है, तो दोनों अलग अलग 0 होगा, यानी x माइनस 2y बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर हो जाएगा 2y। ठीक है, और यहाँ से निकालिएगा तो 2y बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी x देखिए 2y बराबर 3 हो गया, यानी x बराबर 3 और y बराबर 3/2, दोनों आ गया यहाँ पर x और y का मान। अब देखिए इसमें x और y का मान लगा दीजिए, 7 इंटू एक्स का मान 3 और माइनस 8 इंटू वाई का मान 3/2। इसको 7 या 21 हो जाएगा, और माइनस 2 चौक 8 माइनस 12, 21 में से 12 गया तो 9। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ था इसमें से आपको बस सजा करके इसको लिखना था। तो आपको दो यहाँ पर टर्म आ जाएगा, एक आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक आ जाएगा 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से x और y का मान निकल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर साझेदारी का क्वेश्चन है। साझेदारी के क्वेश्चन में आपको क्या देखना रहता है कि कितना राशि निवेश किया जा रहा है और कितने दिनों के लिए निवेश किया जा रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों सेम समय के लिए, बराबर समय के लिए निवेश किया जाता है, तो जो राशि निवेश किया जा रहा है तो उसका जो अनुपात होगा वही अनुपात हो जाएगा दोनों के लाभ का हिस्सा का। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, पहले 92,500, यानी कह रहा है कि ए और बी 92,500 रुपये और 1,12,500 रुपये निवेशित करते हैं। ये ए निवेशित करता है और 1,12,500 रुपये ये कौन करता है, बी निवेशित करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा 9,000 रुपये है, ठीक है, 9,000 रुपये है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पर समय का कोई जिक्र नहीं है, यानी कि दोनों समान समय के लिए निवेश करता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो निवेश किया हुआ राशि का अनुपात होगा वही उसके लाभ का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो निवेश किया गया राशि काटिए इसको, 00 से 00 कट जाएगा, अनुपात निकालेंगे तो काटना पड़ेगा। 5 से काटिएगा तो 5 एकम 5 बचा 4, तो 5 8 40 बचा 2 5 25, इसको भी काट देंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 5 25, फिर कट जाएगा 5 से, 5 या 15, 5 7 35, ये भी कट जाएगा 5 से, 5 को 20 5 25, यानी आपका जो अनुपात हो गया 37:45, ये हो गया लाभ का अनुपात। अब देखिए दोस्तों कह रहा है ये ए का है, ये बी का, और कह रहा है कि उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का जो हिस्सा है वो 9,000 रुपये है। देखिए 45 का मतलब हो गया कितना, 9,000। कह रहा है कि बी का हिस्सा 9,000 रुपये है, तो ए का हिस्सा यानी कि कुल लाभ क्या होगा, कुल लाभ क्या होगा। अब देखिए बी का हिस्सा 9,000 है, तो बी का कितना गुना 9,000, तो बी का जो है दोस्तों 200 गुना होता है 9,000, तो इसका भी 200 गुना निकाल लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 37 दूना 74 पर 00। ए का लाभ हो गया 7400, बी का लाभ हो गया 9,000, दोनों का लाभ यानी कुल लाभ निकालना है, तो 00 का 00, 4 और 9 7 16, 16,400 रुपये आपका हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन
सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा होगा और दोस्तों जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वो आप लोग अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में है कि दो पाइप है, किसी टंकी को 15 घंटा में भरता है और 4 घंटा में भरता है, और एक तीसरा पाइप भी है जो 12 घंटे में टंकी को खाली कर देता है। यानी कि देखिए यहाँ पर टंकी है ये, इसके ऊपर से दो पाइप लगा हुआ है, ये टंकी भरने वाला पाइप है, लेकिन एक पाइप नीचे से है जो टंकी से पानी बाहर निकलता है और यह टंकी को खाली कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि तीनों पाइप एक साथ खुले हो तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तीनों पाइप एक साथ खुले हो, देखिए यहाँ पर जो टंकी को भरता है उसको प्लस में लिखते हैं, जो टंकी खाली करता है उसको माइनस में लिखते हैं। ठीक है, तो 1 घंटा में टंकी का भरा गया भाग निकालना पड़ेगा। टंकी जैसे एक पाइप है जो 15 घंटा में भरता है, तो 1 घंटा में इस पाइप के द्वारा भरा गया भाग 1/15 हो जाएगा, दूसरे पाइप के द्वारा 1 घंटा में भरा गया भाग 1/4 हो जाएगा, और तीसरे पाइप के द्वारा 1 घंटा में खाली किया गया भाग 1/12 हो जाएगा। तीनों को जोड़ लेंगे तो फाइनल 1 घंटा में कितना टंकी भराया गया है वो निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर तीनों का एलसीएम 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 प्लस 4 15 60 और माइनस 12 पंचे 60, यानी कि हो जाएगा 14/60। ठीक है, कितना हो गया 14/60 हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं 7/30। ठीक है, 7/30। तो कह रहा है कि यदि तीनों पाइप एक साथ खुले हो तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो आपका तो आंसर आ गया दोस्तों, यहाँ पर कितना आया 7/30। ये 7/30 जो है सो 1 घंटा में टंकी भरता है 7/30, तो पूरा टंकी भरने में कितना समय लगेगा तो उसको उल्टा दीजिए, क्या हो जाएगा 30/60। ठीक है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। दोस्तों काफी शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि x + y + z बराबर 19 से दिया हुआ है, x y z 216 दिया हुआ है और x y y z z x 114 दिया हुआ है। तो आपको कह रहा है कि x³ + y³ + z³ + x y z का मान निकालने के लिए। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक फार्मूला जानना बेहद जरूरी है, जो कि है x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर होता है x + y + z। ये आपको हमेशा याद रखना, एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के आए हुए हैं। ठीक है, इनटू x² + y² + z² माइनस xy + yz + zx। ठीक है, अगर दोस्तों इसमें अगर आपको यहाँ पर ये पता है, देखिए आप क्या क्या पता है आपको, ये आपको दिया हुआ है, x y z दिया हुआ है और x y y z z x दिया हुआ है, लेकिन आपको ये जो टर्म है x² + y² + z² वो नहीं दिया हुआ है। तो इसको हम लोग फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए, x + y + z का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाता है x² + y² + z² प्लस 2 × xy + yz और प्लस zx। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए आपको x + y + z का मान 19 दिया हुआ है, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 बराबर, ये आपको निकालना है x² + y² प्लस z², ये आपको निकालना ही है। अब प्लस 2 × इसका मान कितना दिया हुआ है 114, तो 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 228। तो यहाँ से अगर आप लोग देखिएगा कि x² + y² + z² का मान कितना हो जाएगा 361 में से 228 जाएगा तो कितना हो जाएगा, घटा लेते हैं, 11 में से 8 गया तो 3, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 133 जो है आपका क्या आ गया x² + y² + z²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x y z भी मिल गया आपको, x + y + z भी मिल गया, x² + y² + z² भी हमने अभी निकाल लिया और ये भी दिया हुआ है। तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं x³ + y³ प्लस zq का मान क्या हो जाएगा, बराबर करेंगे तो यहाँ पर ये जो माइनस में था इधर आकर के ये प्लस में जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए कि x + y + z का मान कितना है 19 है, तो 19 इंटू, अब देखिए x² + y² + z² का मान आया था 133,
133 और माइनस ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 114 और जो यहाँ पर 3xyz था वो इधर आकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 3 इंटू xyz का मान कितना दिया हुआ है, 216। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये जो मान आया आपका, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मान, ये किसका मान है, ये जो मान है दोस्तों ये है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान। लेकिन आपको निकालना क्या है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस एक्स वाई जेड। तो अगर इसमें हम प्लस एक्स वाई जेड कर दें तो आपका हो जाएगा पूरा सही, आपका ये जो पूरा टर्म आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं। अब देखिए 133 में से 114 हो जाएगा तो 19 हो जाएगा, 19 को 19 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 361 प्लस यहाँ पर देखिए कि 216 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3 छक 18 और 3 एकम 3 1 4 और 3 दूनी 6, 648। ठीक है, और प्लस ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड का मान 216। सबको जोड़ देते हैं तो 8 1 9 6 15 5 हाथ में 1 6 1 7 4 11 1 12। ठीक है, फिर 2 फिर 1, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा 1225। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको x प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया हुआ था 19, एक्स वाई जेड का मान 216 और ये दिया हुआ था और आपको पूछा जा रहा था एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान और प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक फार्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फार्मूला है, देखिए फिर से देख लीजिए एक बार। देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ठीक है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों सब कुछ दिया हुआ था लेकिन हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान नहीं दिया हुआ था, तो हमने यहाँ से निकाला, ये आया हमको 133। अब यहाँ पर पुट कर दिए, आपका आंसर आ गया 1225। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या कर रहा है कि ए किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए ए कितना दिन में कर सकता है, 45 दिन में कर सकता है, वह 30 दिन तक काम करता है। देखिए ए जो है सो किसी काम को एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 45 दिन में कर सकता है। तो ए के द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना होगा, 1/45। ये मैं बार बार आपको बताता हूं कि ए अगर किसी काम को 45 दिन में करता है तो ए के द्वारा एक दिन में किया गया काम हो जाएगा 1/45। वह 30 दिनों तक काम करता है। एक दिन में कितना काम किया है, तो एक दिन में काम किया है 1/45, तो 30 दिनों में कितना करेगा, 30 से गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 30 दिनों में काम, 2/3 काटिएगा तो कितना हो जाएगा 2/3, यानी कि 30 दिनों में उसने 2/3 काम कर लिया। ठीक है, तो अब शेष काम कितना बचेगा, शेष काम कितना बचेगा दोस्तों, टोटल काम था 1, कर लिया कितना 2/3, तो शेष हो जाएगा 1 माइनस 2/3, यानी कि 1/3 आपका शेष काम बच गया। ठीक है, शेष काम कितना बचा, 1/3। यही शेष काम को बी करता है 5 दिनों में पूरा, यही शेष काम को बी करता है 5 दिनों में पूरा, यानी बी जो है सो 5 दिन में 1/3 काम करता है। तो पूरा काम करने यानी एक काम करने में कितना समय लगेगा, गुना कर लीजिए, 5 या 15 दिन, यानी कि कह रहा है कि बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है, ये 15 दिनों में कर सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 26 है, उनका अंतर 14 है। बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल कितना होगा। इसको हम लोग सोच करके भी बना सकते हैं। देखिए योग है 26 तो लिख सकते हैं 20 + 6, ठीक है, और अंतर है 14 तो 20 - 6। ठीक है, योग देखिए 26 आ गया और अंतर जो है सो 14 आ गया, तो एक संख्या 20 दूसरी संख्या 6। बड़ी संख्या को के 3 गुना, बड़ी संख्या कितना है 20 है, तो 20 का कह रहा है 3 गुना, तो 20 दिया 60 हो जाएगा। उसमें छोटी संख्या से भाग दिया जाए यानी 6 से भाग दिया जाए तो भागफल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर आपको अनुमान नहीं लगाना है, अगर आपको संख्या पता नहीं चल पा रहा है तो मान लेंगे कि x एक संख्या एक y संख्या है, तो x + y = 26। ठीक है, x - y = 14। दोनों समीकरण को जोड़ लेंगे, कट जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा 40
x बराबर 20, यानी एक संख्या जो आ गई वो 20 है, दूसरी संख्या निकाल लेंगे तो वो भी आ जाएगा 6। फिर करेंगे 60/6 यानी कि 10। यहाँ से भी आपका आसानी से आ जा रहा है, यहाँ से भी आपका आसानी से आ जा रहा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी प्रत्येक ने समान धनराशि 3 वर्षों के लिए क्रमशः 5% वार्षिक साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज दर पर ऋण लिया। भुगतान के समय ए की तुलना में बी को 427 रुपये अधिक देना था। बी के द्वारा ऋण ली गई धनराशि और भुगतान किया गया ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है, जब यहाँ पर अगर 2 वर्ष दिया रहता तो डी बराबर होता है पी इंटू आर बट्टा 100 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अंतर, ये जो अंतर दिया हुआ है दोनों का, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर दिया हुआ है 427, यानी अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बट्टा 100 का स्क्वायर। कब? जब ये 2 वर्ष के लिए हो। यही अगर 3 वर्ष के लिए हो तो डी बराबर पी इंटू आर बट्टा 100 का स्क्वायर तो होगा ही होगा, इंटू आर बट्टा 100 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना वर्ष के लिए हो जाएगा? ये 3 वर्ष के लिए हो जाएगा। समझ में आया आपको फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या कह रहा है कि अगर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना हो, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना हो दोस्तों, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बट्टा 100 का स्क्वायर, जब 2 वर्ष का हो तो। जब 3 वर्ष का दिया हुआ हो तो अंतर बराबर होता है मूलधन इंटू आर बट्टा 100 का स्क्वायर इंटू आर बट्टा 100 प्लस 3। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पर 3 वर्ष दिया हुआ है तो हम लोग यूज करेंगे किसको? इस फॉर्मूला को। ठीक है, चलिए देखते हैं, फॉर्मूला पर लगाते हैं। अंतर दिया हुआ है 427 बराबर पी कितना दिया हुआ है? पी निकालना है आपको, तो पी इंटू आर बट्टा 100, तो आर कितना दिया हुआ है? यहाँ पर देखिए 5 दिया हुआ है, तो 5 बट्टा 100 का स्क्वायर इंटू 5 बट्टा 100 प्लस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 427 बराबर पी इंटू 25 बट्टा 100 अगुना 100 अगुना कट जाएगा 20 बार में, 20 60 61 बट्टा 20। ठीक है, 61 से कट जाएगा, ये कितना बार में? 7 बार में। ठीक है, अब देखिए 25 चौका 100। अब यहाँ से P का मान निकालिएगा, देखिएगा कि 4 दूनी 8 सत्य 56। 56 पर कितना जीरो हो जाएगा? 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 56 पर 3 जीरो, यानी कि जो मूलधन है वो कितना आ गया आपका? 56,000। आपको पूछ क्या रहा था कि B के द्वारा ऋण ली गई धनराशि, यानी मूलधन पूछ रहा था, तो मूलधन आ गया 56,000। ठीक है, और भुगतान किया गया ब्याज भी आपको निकालना है। B के द्वारा भुगतान किया गया ब्याज भी आपको निकालना है। देखिए कि B जो है दोस्तों वो चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन से ही आपको निष्कर्ष निकालना है कि 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज से कितना ज्यादा चक्रवृद्धि ब्याज है? तो साधारण ब्याज 427 रुपये ज्यादा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर हम लोग 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल करके 427 जोड़ देंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा 3 वर्ष का। ठीक है, तो चलिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालते हैं। तो P कितना हो गया? 56,000 अगुना R हो जाएगा 5 अगुना T 3 बट्टा 100, ये हो गया साधारण ब्याज 3 वर्ष का। ठीक है, इसमें 427 अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 5 या 15 छक्का 90 का 0, हाथ में 9 और 15 पचे 75 और 9 84 पर 1 0, 8400 अब प्लस 427 यानी कि 8827 आपका ब्याज हो जाएगा और 56,000 मूलधन हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझा देते हैं दोस्तों, अच्छा से समझिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि ए और बी प्रत्येक ने समान धनराशि 3 वर्षों के लिए क्रमशः 5% वार्षिक साधारण ब्याज
और वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण लिया। देखिए, ए लिया साधारण ब्याज पर ऋण और बी लिया चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण 3 वर्षों के लिए। ठीक है, तो कह रहा है कि जितना ब्याज ए ने भुगतान किया उससे 427 रुपये ज्यादा बी ने भुगतान किया, क्योंकि बी चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया था। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बी के द्वारा कितना धनराशि लिया गया था वो निकालना है और कितना ब्याज भुगतान किया वो निकालना है। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ हो, अंतर निकालना हो, तो P इंटू आर बटा 100 का स्क्वायर होता है। जब 2 वर्ष का निकालना हो, जब 3 वर्ष का निकालना हो तो P इंटू आर बटा 100 का स्क्वायर इंटू आर बटा 100 प्लस 3, ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। हमने लगा करके ये फॉर्मूला यहाँ से P का मान निकाल लिया। P का मान आया 56,000। अब दोस्तों एक चीज बात समझने की यहाँ पर जरूरत है कि 3 वर्षों का साधारण ब्याज से कितना ज्यादा चक्रवृद्धि ब्याज है, 427 रुपये ज्यादा है। तो 3 वर्षों का हमने साधारण ब्याज निकाल लिया, उसमें 427 रुपये जोड़ दिया, तो ये हो गया 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 8827 रुपये। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एलिगेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पर मिश्रण का। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए कह रहा है कि एक विक्रेता ने 2 किस्म की चाय ब्रांड ए और ब्रांड बी जिसका क्रय मूल्य 15 रुपये प्रति 100 ग्राम है और 18 रुपये प्रति 100 ग्राम है, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 20 रुपये प्रति 100 ग्राम बेचने पर 20% का लाभ हो। काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। एलिगेशन का नियम है कि 15 रुपये वाला जो है चाय का ब्रांड, उसको 18 रुपये वाले चाय को ब्रांड, दोनों का कितना अनुपात में मिलाया जाए कि इसका जो दोस्तों यहाँ पर बीच में जो होता है वो, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम, 20 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर से बेचकर 20% का लाभ होता है। तो यहाँ पर ये विक्रय मूल्य हो गया, यहाँ पर विक्रय मूल्य नहीं लगाना है, यहाँ पर क्रय मूल्य लगाना है। तो यानी कि क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 20 गुना 100 बट्टा 120। अगर किसी वस्तु को, मान लीजिए किसी वस्तु को 20 रुपया में बेच करके 20% लाभ अर्जित होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 20 गुना 100 बट्टा 120, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपये से कम होगा। कितना हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा 6, तो 100 बट्टा 6, ये हो गया वस्तु का क्रय मूल्य। तो यहाँ पर हम लोग क्रय मूल्य लगाते हैं, न कि विक्रय मूल्य लगाते हैं। जो बीच में जो हम लोग लगाते हैं वो क्रय मूल्य लगाते हैं। यानी कि 15 रुपये और 18 रुपये वाले चाय के ब्रांड को किस अनुपात में मिलाया जाए कि ये 100 रुपये, 100 बट्टा 6 रुपये प्रति 100 ग्राम हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 बट्टा 6 में से 100 बट्टा 18 में से 100 बट्टा 6 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 8 बट्टा 6। ठीक है, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 बट्टा 6। घटा के देखिएगा, 100 बट्टा 6 में से इसको 18 में से इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा इतना, और इसमें से इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा इतना। ठीक है, अब दोनों का अनुपात निकालिए। 6 से 6 कट गया, ये कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ये भी कट जाएगा। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 4:5। सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। एक चीज यहाँ पर समझने वाले बात क्या था दोस्तों, कि जब हम एलिगेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, एलिगेशन का रूल यूज करते हैं, तो हम लोग बीच में डालते हैं वो डालते हैं क्रय मूल्य को, हमेशा क्रय मूल्य को डालते हैं, न कि विक्रय मूल्य को डालते हैं। यहाँ पर 20 रुपया क्या है, विक्रय मूल्य हो गया है, जो कि लाभ लेकर के है। हम लाभ और जो हानि है उसको हटा करके जो हमारा शुद्ध क्रय मूल्य है उसी को बीच में हम लोग डालते हैं। अगर आपका कहीं पर परसेंटेज लाभ दिया हुआ है या परसेंटेज हानि दिया हुआ है तो उसको हम लोग उसमें से हटा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो घटाते हैं दोस्तों, तो जैसे हमने घटाया अभी 100 बट्टा 6, 18 में से 100 बट्टा 6 को घटाया, तो हमको उसी में से उसको घटाना है कि कभी भी नेगेटिव में ना आए। जैसे ये 8 बट्टा 6 नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, ये भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो हम लोग हमेशा ज्यादा वाला में से कम वाला घटा करके नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो आपका ये आंसर सही हो गया, 4/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।